बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज कर चुके हैं। आप सबको बहुत ज्यादा जुम्मे की मुबारकबाद। एज अर्मिला सेड, आज का दिन रहमतों और बरकतों के लिहाज से इस्लामी नुक्ता निगाह से दिलों का सरदार है। कोशिश कीजिए जो बरकतें समेट सकते हैं वो जरूर समेटिए। नमाज का एहतमाम तो आप करेंगे, लेकिन बरोज़ जुम्मा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसका विर्द करें तो उसकी बड़ी फजीलत है। तो इसको ज़रूर आप अपने जहन में रखिए। उसके साथ साथ अर्मिला साहिबा वीकेंड की पहली अनाउंसमेंट ये मंडे को करती हैं, तो आज फाइनली वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर। अच्छा, मंडे वीकेंड के बाद मंडे को नहीं ये पहले मंडे को, फिर ट्यूसडे को आपकी वो कहते हैं चढ़ाई शुरू होती है, फिर थर्सडे को डिक्लाइन, मतलब उसके बाद फ्राइडे के बाद मुझे अब आज मुझे फील आती है कि यार कल और परसों छुट्टी है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये फील है और इस खुशी का एहसास ना उन्हीं लोगों को हो सकता है जिनकी सैटरडे ऑफ होती है। वैसे काफी लोग जिनकी सैटरडे, अगर आपकी ऑफ है तो विश यू ऑल द बेस्ट। घर के काम मुकाइए। आजकल तो वैसे हर जगह ही बंद है, मुल्क के हालात की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद किए हुए थे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल वैसे काफी लोगों वीकेंड ही चल रहा है आपका। रोज खाली थी आज सुबह भी। मतलब मैं हैरान कुन तौर पे जब आप घर से निकले तो अक्सर स्कूल का रश आपको सुबह सुबह मिलता है, लेकिन हमें आज अच्छा हम अक्सर अर्मिला इग्नोर कर जाते हैं ना, लेकिन ये जो डेली वेजर्स होते हैं ना, मैं कल भी ये सोच रहा था, कल मुझे मॉल में जाने का इत्तेफाक हुआ तो बिल्कुल वीरान था, तो मैं डेली वेजर्स के बारे में ये सोच रहा था कि जो लोग रोजाना की बुनियाद पर जिनकी उजरतें होती है और उन्हीं से उनका घर चलता है कि शाम को गए तो वालिदा की दवाई ले ली या सब्जी ले ली पकाने के लिए या बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले ली, तो उन बेचारों का काम 4-5 दिन से नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं तो यू कैन टेक केयर ऑफ देम, थोड़ा सा उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि 4-5 दिन तो काम हुआ ही नहीं है ना। बिल्कुल। और उसके अलावा जो इंटरनेट से रिलेटेड लोग हैं, जिनके इंटरनेट ऑनलाइन जॉब्स हैं, जो आपके ये सर्विसेज हैं जो आपको ड्राइविंग टाइप सर्विसेज देती है, इन सबका काम उससे चलता है। ये भी डेली वेजेस के जुमरे में ही आता है। अनफॉर्चुनेटली इनका भी बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ है। 3-4 दिन से जो इंटरनेट बंद है उसकी वजह से ये भी बड़े मसाइल है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, हम अभी इंटरनेट वाले मसले। खैर जनाब, कहां तक सुनेंगे, कहां तक सुनाएं। प्रोग्राम बाकायदा शुरू करते हैं। आपको इंतजार होगा कि हम ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से उनकी गिरफ्तारी के बारे में। मंगल के रोज साबिक वजीर आजम साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और इल्जाम यह था कि उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट केस में तकरीबन 60 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। गिरफ्तारी और मेडिकल के बाद उन्हें नैब पिंडी मुंतकिल किया गया। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, आपको याद होगा, और IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत के साथ नोटिस जारी किए थे, जो हाई कोर्ट के अंदर सारा एक वाकया हुआ था। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अर्ज़े पाक में जो सूरत हाल बनी वो किसी फिल्मी मंजर और ऐसा लगता कि जंग अजीम दोइम के बाद की तबाही से कम नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली शाहराहें जलाओ गिराव का शिकारी और तहरीक इंसाफ ने पहली बार यह साबित किया कि न सिर्फ इससे पहले वो बहुत बड़े बड़े जलसे कर सकती है, बल्कि अगर उसकी लीडरशिप को कानूनी तरीके से, जिसको हाई कोर्ट ने कहा कि कानूनी गिरफ्तारी है, अगर ये कानूनी गिरफ्तारी भी की गई तो वो तोड़ सकते हैं, वो फोड़ सकते हैं, वो जला सकते हैं, चाहे वो GHQ का दरवाजा क्यों ना हो, चाहे वो कोई सरकारी इमारत, कोई मेट्रो स्टेशन, रेडियो पाकिस्तान, कोई गाड़ी क्यों ना हो, कोई एम्बुलेंस क्यों ना हो, वो जला देंगे सब कुछ। बिल्कुल। और नैब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इस्लामाबाद पुलिस लाइन में एहतसाब अदालत से 8 रोजा रिमांड लिया, तफ्तीश शुरू कर दी। मगर तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान है उनकी गिरफ्तारी को लेकर गुज़िश्ता रोज अदालत पहुंची और अदालत की 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान को अदालत में पेश करने का कहा, जिस पर इमरान खान को अदालत में पेश भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए तौर पर पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में ही रहेंगे, जहां जिससे चाहे वो मिल सकते हैं। आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं, मैं वैसे ही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी मैं अपनी किस्मत पे हंस रहा हूं कि जब कोई शख्स अदालत में जाता है तो वो खुद को अदालत के सुपुर्द करता है। आपकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं थी, सारा अमल रिवर्स किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान से यह भी कहा कि आप पर पुरतशद्दुद वाकयात का सुना होगा, आपने भी सुना होगा जो मुल्क भर में हुए। उन्होंने फिर कहा कि फिलहाल मुल्क में जो अमन है उसको बहाल करना है। अदालत की ख्वाहिश है कि आप मुल्क में होने वाले तशद्दुद के वाकयात की मजम्मत करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने कहा कि इमरान खान अपने कारकुनों को पुरअमन रहने का कहें, और जस्टिस अतरमुल्ला ने कहा जिस कानून को आपने अदालत में चैलेंज कर रखा है
इसी कानून का आपको फायदा मिल रहा है। दूसरी जानिब जस्टिस मोहम्मद अली वज़ीर ने कहा कि आपको अलकादिर ट्रस्ट में 2 मार्च को नोटिस भेजा, आपने कानून के मुताबिक जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से जो इंक्वायरी है वो तहकीकात में बदल गई। जी बिल्कुल, ये सेकंड फेज होता है नैब के अंदर की इंक्वायरी जो है इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाती है। अच्छा, और दूसरी जानिब आपने वो नहीं बताया ना, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। वो भी तो एक बड़ा अहम है, मिस कर गई वो, उनको खुश भी हुए देख के इमरान खान साहब को। खैर जी, इस वक्त सूरत हाल क्या है? इससे पहले डायलॉग भी चल रहे थे, 23 करोड़ अवाम, जो कि मुझे लगता है 23 करोड़ से ज्यादा इस वक्त उनकी किस्मतें ऑन स्टेक हैं। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और ये सारी फिल्म रिवर्स कर दी गई है कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये किस्सा वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ था, यानी कि उसी बायोमेट्रिक वाली जगह से जहां पे इमरान खान साहब को बकौल उनके अगवा किया गया था और बकौल हुकूमत के गिरफ्तार किया गया था। हमारे साथ इस वक्त शौकत पराचा साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफी और एंकर हैं। हम जरा उनसे तजिया ले लेते हैं। और साकिब बशीर भी हमारे साथ। साकिब भी हमारे साथ। साकिब से भी हम पहले जरा अपडेट ले लेते हैं, शौकत साहब की इजाजत से। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, आपका भी, और साकिब बशीर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है और हम जरूर चाहेंगे कि आप ताज़ा तरीन सूरत हाल हमसे शेयर करें, क्योंकि कल तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट के मेहमान के तौर पे उनको पुलिस लाइन में रहने का कहा था और मुलाकात के हवाले से भी इजाजत दी गई थी। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अंदर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और जो अतराफ की जो सड़कें हैं वो कंटेनर लगाकर खारदार तारे लगाकर जो है वो बंद की गई हैं और जो गैर मुतलका लोग हैं उनका दाखिला जो है वो ममनू है। इसी तरह कमरे अदालत में भी मखसूस लोग जो है वो जा सकेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर ये होगी कि 9 मई 2 बजे जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, ये पूरी क्लॉक रिवर्स होगी आज 11 बजे। आज 11 बजे तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इंटैक्ट रहेगा कि जब तक के इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं पहुंचा देती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन इमरान खान का एक केस रेफर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो केस है अलकादर ट्रस्ट का, जिसमें इमरान खान 9 मई 2 बजे यहाँ पे उन्होंने इंटरम बेल दायर की थी। वही इंटरम बेल जो है अबूरी जमानत की जो दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमारी उनके वकला से बात हुई तो उनके वकला इस पे काम कर रहे हैं कि दीगर जो केसेस भी इमरान खान के हैं जिनमें उनकी जमानत नहीं है। एक केस 5 मई जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था वो केस है, उनकी जमानत उस दिन उन्होंने दायर की हुई थी, उस पर भी समाअत हो सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई FIR है तो हो सकता है उस पर भी दरखास्त जो है वो दायर की जाए। ये उनके वकला जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। कल अदालत ने उनको वहां पे रखने का कहा था, सख्त सिक्योरिटी का हुक्म दिया था। इसके अलावा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया तो नैब का सारा प्रोसेस भी रिवर्स हो गया। नैब जो इंसाफ अदालत का जो ऑर्डर था कि इमरान खान 8 दिन 17 मई तक रिमांड पे रहेंगे वो भी रिवर्स हो गया, वो गैर मुअस्सर हो गया। अब इमरान खान जो है वो जमानत करवाएंगे और जमानत के बाद वो एक प्रोसीजर के तहत नैब को रिप्लाई दे सकते हैं, नैब के साथ पेश हो सकते हैं, शामिल तफ्तीश भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है साकिब, का एक और बड़ा सवाल जी आप बताइए। एक और बड़ा सवाल ये भी जो है वो लोग जो है उसका जवाब चाह रहे हैं कि क्या इमरान खान को आज दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि इमरान खान को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिन केसेस पे जो समाअत होनी है उन पे तो डेफिनेटली उनकी जमानत होगी, उनमें दो राय नहीं है, उन पे जमानत होगी। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले 3 रोज में PTI के रहनुमा जिन्होंने बयान दिया नहीं दिया, वो किसी प्रोटेस्ट में नजर आए नहीं आए, लेकिन उनको नक्शे अमन के खतरे के पेश नजर तमाम रहनुमाओं जो PTI की लीडरशिप है वो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इमरान खान अगर जमानत लेकर यहाँ से रवाना हो, क्योंकि उनका प्लान जो है वो बताया जा रहा है कि वो लाहौर जाएंगे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मुमकिनात में है कि इमरान खान को भी हो सकता है उसी नक्शे अमन के खतरे के पेश नजर हिरासत में लिया जाए या कस्टडी में लिया जाए। ये इम्कानात है, कंफर्म नहीं है। एक मुख्तसरन बता दीजिए, 2 मुख्तलिफ रातें इमरान खान साहब ने पुलिस लाइन में गुजारी।
एक रात जब उन्होंने कहा मुझे एक चटाई दी गई, मुझे वॉशरूम नहीं जाने दिया गया, मुझ पे तशद्दुद किया गया, एक वो रात थी। और दूसरी रात कल एक पिक्चर वायरल हुई, आई बिलीव वो असली पिक्चर है, सोशल मीडिया पे ही वायरल मैंने देखी है, इसमें इमरान खान साहब एक सोफे के ऊपर विराजमान है और सामने चाय बिस्किट रखे हैं, ये भी वही पुलिस लाइन है। सो आपकी क्या इत्तलात हैं? तो कौन कौन मिला उन 12 लोगों में से जिनको अलाउ किया था कोर्ट ने इमरान खान साहब से, और उस रात में और इस रात में कितना एक फर्क रहा, कैसी गुजरी इमरान खान साहब की ये रात बतौर सरकारी मेहमान? हमारे जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि कल की रात तो वो एक मेहमान थे, उनको इस्लामाबाद पुलिस को ये कहा गया कि मेहमान की तरह ट्रीट करें, उनके वकला, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो फैमिली है वो उनसे मिल सकते हैं, और वो मिले और इमरान खान को एक मेहमान की तरह ट्रीट किया गया। लेकिन उससे कबल जो पहली रात थी उसमें भी इमरान, जो जराए बताते हैं कि इमरान खान को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, उनको पूरा एक प्रोटोकॉल, एक कमरा था, उसमें एयर कंडीशन भी था, वहाँ पे गद्दा भी था, अटैच बात था, और इमरान खान को जो उनकी मनपसंद की जो खाना था वो भी दिया गया, चीजें भी दी गई। एक खबर ये भी है कि इमरान खान साहब ने सैंडविच भी मंगवाया। तो ये सारा सिनेरियो था। तो मेरा ये ख्याल है कि परसों और कल की रात में ज्यादा फर्क, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक हो गया साकिब, अब हमारे मौजूद रहेगा, ऑन एंड ऑफ आपसे डिस्कशन करते रहेंगे और अपडेट्स भी लेते रहेंगे, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब को पेश किया जाना है। दूसरी जानिब जी तज्जिया भी ले लेते हैं, हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं आप ये नई डेवलपमेंट को? पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का होना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसको इस सारे अमल को रिवर्स किया जाना, और उसके बाद आज दोबारा से उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शी है। कमेंट कीजिएगा इस नई डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो इमरान हसन और अरमला हसन, आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे भी, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूं लेकिन स्क्रीन पे मैं आप लोगों को देख रहा हूं। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेहमान हो वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट खुद कहे कि जी आप सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में हैं, नैब की कस्टडी में टॉर्चर नहीं हुआ करता, नैब की कस्टडी में बाकायदा पहले भी अच्छे खाने मिलते हैं। नैब की कस्टडी और पुलिस कस्टडी या जेल में बहुत फ़र्क है। नैब तो वाइट कॉलर क्राइम के लिए इदारा बना, और जिनकी इन्वेस्टिगेशन होती है इसी तरह से इनको अरेस्ट करके वहाँ उनको जेल में भी नहीं रखते। नैब का अपना जो इन्वेस्टिगेशन रूम है और उसमें कैमरे भी लगे होते हैं, ये बाकायदा एक प्रोसेस है। नंबर 2, आज क्या होगा? अब किसी की जुर्रत है इमरान खान को गिरफ्तार करें? ये जो 16 एमपीओ के तहत अभी साकिब साहब कह रहे थे कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर 60 अरब रुपए करप्शन पे नैब उनका रिमांड लेता है और मुल्क के शुमाल से लेकर जनूब तक मुल्क में तबाही मचा दी जाती है, कोर कमांडर के घर के सामने आप दोनों बैठे हैं, जरा जाए ना लाहौर, आप गुजर के दिखाएं मुझे कि आप किस तरह से इधर उधर देखें और फिर आपसे कोई पूछता है या नहीं पूछता। लेकिन कोर कमांडर के घर को जिस आसानी से, जिस आज़ादी से तोड़ दिया गया, और फिर दीर फोर्ट को, अब मुझे दीर का इसलिए ज़्यादा अफसोस होता है कि यही हमारे जवान जो हैं, मसलन कोई चीचा वतनी से होगा, कोई बिहाड़ी से होगा, कोई मेलसी से होगा, कोई दुनियापुर से हो जाएगा, कोई स्वाबी से हो जाएगा, कोई नवाब शाह से हो जाएगा, कोई डीजी खान से हो जाएगा, वो दीर के रहने वाले नहीं होते। वो दीर में उनका कोई जानने वाला भी नहीं होता, दीर का कल्चर भी शायद वो नहीं जानते, लेकिन वो खड़े क्यों हैं कि वहाँ दीर वालों को दहशतगर्दों से बचाएं। स्वात में एक बाकायदा जंग हो चुकी है, लेकिन वो दीर फोर्ट भी एफसी का इन्होंने जला दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पर कह दिया कि आपको देखकर खुशी हो रही है, आप जाएं, आपके साथ ज्यादती हुई। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, जो तरीक़ाकार, अभी इमरान हसन भी कह रहे थे कि कानूनी गिरफ्तारी हुई है, चलें बड़ी अदालत है, अपीलेट कोर्ट है, वो गैर कानूनी करार दे सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन इसी तरीक़ाकार पर तो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर कहा है ना कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, और बुलाया भी है सीनियर अफसरान को। तीसरी बात अहम जो मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, अगर एहतसाब अदालत का डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले रही है और सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है कि तमाम जो फैसले सेट असाइड हैं, तो फिर तो रिमांड ख़त्म हो गया।
जो एहतसाब अदालत ने दिया था, फिर एहतसाब अदालत भी ख़त्म कर दें, फिर हाई कोर्ट भी ख़त्म कर दें। ज़रूरत क्या है इन अदालतों की जब 5 मिनट में इंसाफ मिलना है। एक बात अच्छी हुई है हमारे मुल्क में कि कम अज़ कम जो हम बड़ा 75 साल में फौरी इंसाफ का मुतालबा करते रहे हैं, वो बहरहाल कल वो फौरी इंसाफ कैसे मिलता है, इज्जत से इंसाफ कैसे मिलता है कि एक एक्यूज्ड है 60 अरब रुपए में 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड में जजेस गेट में मर्सिडीज में उनको लाया जाता है, फिर बाकायदा वो अपने कदमों पे चल के सुप्रीम कोर्ट के सामने रोस्ट्रम पे आ जाते हैं और फौरी तौर पर इंसाफ मिल जाता है। काश ये इंसाफ अकबर बुगटी वाले केस में मिल जाता, काश जो गौस बख्श बजिंजो पे केसेस बनते रहे वहाँ मिल जाता, काश ये 4 सद्दा वालों को मिल जाता, काश जो इस मुल्क के दूसरे हीरोज थे जिन्हें लटकाया जाता रहा। 4 कब्रें अभी भी लाड़काना में पड़ी हुई हैं। 10 साल पहले उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने एक सदारती रेफरेंस भेजा था, काश सुप्रीम कोर्ट में वो जो मट्टी में वो कागज पड़े होंगे या कंप्यूटर पे अगर चढ़ गए होंगे तो एक दूसरी जानिब राजा साहब बिल्कुल इंसाफ की फौरी फराहमी कम अज कम शुरू हो गई है, इस बात की हमें भी खुशी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तानी शहरी जो कि खामोशी से चीजें देखता रहा है इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार करे। आप नुमाइंदगी कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के जज्बात की। मैं यहाँ पे उन लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ और रखना चाहता हूँ ये मामला जिनका नुकसान हुआ, जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। और ये तादाद अरबों में हो सकता है, खरबों में भी चली जाए, सैकड़ों अरबों में चली जाए जो जितना नुकसान हुआ है, चूंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम देख भी नहीं पाए फ्रैंकली स्पीकिंग। उनका कोई जिक्र नहीं हुआ कल पराचा साहब कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि इमरान खान साहब, सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश है कि इस मामले में अपने जो वर्कर्स हैं उनको रोकें, मजम्मत करें। उन्होंने इस जिनका नुकसान हुआ उनका जिक्र नहीं किया, कोई मैकेनिज्म की बात नहीं की। डोंट यू थिंक पहले उन लोगों के जज्बात की तर्जुमानी होनी चाहिए थी जिनके बैठे बैठाए शोरूम जल गए, घर जल गए, गाड़ियां जल गई, उनके बारे में क्या कहें? अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो अभी इन 9 मई और उसके बाद जो स्ट्रेटजी देखी गई, वो स्ट्रेटजी ज़्यादातर थी कि रियासत को हिट करना है, और वो भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, जो पहले भी मैं एक दफ्तर की बात कर गया हूँ, और उस जैसे दफातर को हिट करना है। और उसमें पीटीआई के लोग कहते हैं, उनके लीडर कहते हैं कि जी हमने तो नहीं कहा, ऑडियो और वीडियो अदरवाइज सजेस्ट कर रही हैं। फिर थे तो ये पीटीआई के लोग, वो बाकायदा तौर पर जो फुटेज बनी हुई है, वो कोई वर्कर नजर आ रहा है, कोई उनका एमपीए का टिकट होल्डर नजर आ रहा है। और तीसरी बात ये है कि किसने मजम्मत की है कि जो कुछ हुआ है, किसी ने मजम्मत नहीं की। यानी अगर आपके वर्कर हैं तो क्या वो आपकी बात नहीं मान रहे? अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो स्ट्रेटेजी बनी, नुकसानात या इमलाक की बात कर रहा हूं मैं, मोस्टली जो हमारे सेंसिटिव, मसलन रेडियो पाकिस्तान है, बड़ी अच्छी कल खबर दी, बड़ी अच्छी खबर दी गई हुकूमत की तरफ से कि जी रेडियो पाकिस्तान ने अपनी नशरियात का दोबारा आगाज कर दिया है। तो जो कुछ हुआ वो विजुअल जो पेशावर रेडियो स्टेशन का पूरी दुनिया के मीडिया ने चलाया, और आप यकीन माने, दोनों आप बैठे हुए हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे दुनिया भर के जर्नलिस्ट ने मुझे मैसेज किए, कॉल तो नहीं आई, उन्होंने टेक्स्ट किए, और सिर्फ मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए एक कॉल आई फेलो जर्नलिस्ट की, मैं वो अटेंड नहीं कर सका क्योंकि वाईफाई पे नहीं था, बाकी नेट तो बंद था। पूरी दुनिया में इन विजुअल से पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसके बारे में खुदा न खास्ता, अब तो मैं समझता हूँ जो हम अफगानिस्तान या सूडान के विजुअल देखते हैं वो भी ऐसे ही होते होंगे। तो इमेज टॉर्निश हुआ है, बहुत टॉर्निश हुआ है। साहब, जिस आपने खुद भी कहा, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान के अंदर जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल, आपने खुद ही इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज का जिक्र कर दिया। हम इकोनॉमी के तौर पे भी हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। हम IMF के साथ मुआहदों के चक्कर में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। डॉलर इट्स हिटिंग 300 टुडे। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या कयास है, हम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, ये पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिकन साइड से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ब्रिटिश साइड से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो क्या फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली और पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहतर हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? हम तो इन सारी चीज़ों से मौका दे रहे हैं पूरी दुनिया को।
मिस अरमला हसन, आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रही हैं, मुझे सर्वाइवल का मसला है, मुझे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नजर आ रहा है कि अब अगर मॉब कल को फर्ज किया पीटीआई इमरान खान जेन्युइनली इलेक्शन हार जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, उन इलेक्शन का रिजल्ट माना जाएगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहले भी पाकिस्तान में रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाया करती है, यहाँ तहरीकें भी चली हैं। मैंने वो एमआरडी की तहरीक नहीं देखी, मैंने वो 77 की पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी कौमी इत्तेहाद वाली तहरीक नहीं देखी, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब वाली तहरीक तो मैंने कवर की है। मैं बाकायदा एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैवल करता हूँ उस तहरीक में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती रहती है मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, पाकिस्तान की मिलिट्री पावर के हवाले से दुनिया में एक तासुर है। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान, और सही समझती रही है कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो 9 मई के फसादात हुए, वारदातें हुई 9 मई में, जिस तरह तोड़ फोड़ की गई, वैंडलिज्म की गई, पाक फौज के हम इसको कैसे ओवरलुक कर सकते हैं? मुझे अभी तक हजम नहीं हो रहा है, तारीख के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये हजम नहीं हो रही है बात। और जब तारीख लिखी जाएगी, 9 मई को ISPR ने तो स्याह तरीन दिन कहा, मुझे ये नहीं मालूम कि जो कानून पढ़ने और समझने वाले हैं वो इसको कैसे देखेंगे और फिर इस फैसले को भी। खैर, आप हमारे साथ ही हैं, मैं आपकी इजाजत से जरा एक दफा फिर साकिब की जानिब जाऊंगा, चूंकि इस्लामाबाद में आज फिर हल्ला गुल्ला है, गहमा गहमी है, एंड इट्स नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस। आज इमरान खान साहब फिर कोर्ट में पेश होने। साकिब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा, एक तो आपने हमें बताया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल यहाँ पे है, कारकुनान की तादाद किस हद तक एक्सपेक्टेड है आज आने में, और दूसरी बात ये भी है कि अगर इमरान खान साहब यहाँ पे आते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है, तो क्या आपके इल्म में तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल है? किसी तहरीक इंसाफ की क़यादत में से किसी अहम कायद से आपकी बात हुई हो? अभी तक तो जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो मरकजी लीडरशिप है, उनकी जानिब से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट में थे इमरान खान, तो वहाँ पे अपने वकला से जो उनकी मुशावरत हो रही थी, उस मुशावरत में यही था कि कल हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत करवाएंगे और यहाँ से हम जमान पार्क जाएंगे लाहौर। तो ये खबर थी कि यहाँ से वो जो है वो जमान पार्क जाएंगे। कारकुनान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये हदायत की थी इमरान खान को कि आप कारकुनान को कल ना बुलाएं, लेकिन अभी तक जो है वो कारकुनान नजर तो नहीं आ रहे चारों अतराफ में। एक तो सिक्योरिटी बहुत सख्त है, अगर हो भी तो बहुत दूर होंगे, लेकिन ये है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, हमने इससे कबल भी देखा है मुख्तलिफ समातों में कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, इमरान खान जो है उनकी पेशी का वक्त आता है, तो कारकुनान की तादाद ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाती है और वो जिस जिस स्पॉट पे होते हैं वहाँ खड़े होकर नारेबाजी या अपना जो है वो एहतजाज या वो रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। तो 1 घंटे के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद इमरान खान जो है उनकी यहाँ पे होगी, पेशी होगी, और एग्जैक्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आपने 11 बजे ले आना है। तो क्योंकि पुलिस ने लाना है तो यकीनी तौर पे इमरान खान जो है वो 11 बजे यहाँ पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है वो केसेस की समाअत होगी। ठीक है, ठीक है साकिब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें आते थे, आपसे हम गाय गाय अपडेट्स लेते रहेंगे। इस कॉन्वर्सेशन का आखिरी हिस्सा है, एक दफा फिर हम पराचा साहब की जानिब चलते हैं। पराचा साहब, एक तो आपने खुद सिक्योरिटी इदारों का जिक्र किया, दूसरी जानिब सिक्योरिटी कमेटी का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वाज कॉल्ड, और जो एक प्रेस रिलीज आई थी ISPR की, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो ऐसा जत्था है जो कि इस किस्म के इक़दाम कर रहा है, इससे निपटा जाएगा। और दूसरा, हुकूमत तो इस बारे में फॉर्म नजर आती ही थी, लेकिन कल क्या कोर्ट के फैसले ने दोनों हुकूमत और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके इन इरादों के ऊपर कुछ हद तक पानी फेरा है, जिसमें वो ये सोच रहे थे कि शायद अब ये फितना जिसके तहत ये फसादात हुए हैं, ये अब दोबारा सर नहीं उठाने इसको दिया जाएगा। कल तो उनको जवाब मिल गया। तो आई मीन, अब जब भी किसी टॉप लीडर की, खासतौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी, हंगामे होंगे, चंद चीजें जलेंगी, उनको फिर छोड़ दिया जाएगा, क्या ऐसा होगा? अब कैसे आप ओवरऑल तज्जिया कर रहे हैं इस पोस्ट सिचुएशन का? देखिए, 2 ट्रैक्स हैं।
नंबर 1 ट्रैक तो लीगल है, अदालतों का है और अदालत का अपना ट्रैक चलना है, अदालतों ने अपने फैसले देने हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक गिरफ्तारी को कानूनी करार दे रही है, क्योंकि उस दिन भी 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात गए तक थी इन सेशन, और यही सवाल बार बार ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे थे कि नुक्ता ये देखना है कि ये गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी है। उन्होंने इसको बाइफरकेट किया। उन्होंने जो अलकादर ट्रस्ट में नैब वाला पोर्शन था अपने फैसले में, उसको तो आप होल्ड किया कि हाँ 8 दिन जो नैब की तरफ से गिरफ्तारी वाला मामला है वो तो ठीक है, लेकिन द वे दिस अरेस्ट वाज मेड, जिस तरीकाकार से गिरफ्तारी की गई, उनके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। अब उसी ऑर्डर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि हम रिहा करने का हुक्म देते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी प्लेसमेंट पुलिस गेस्ट हाउस में कर दी। ये तो लीगल उसका साइड है इस केस की, वो तो चलती रहेगी। लेकिन दूसरी जो साइड है, जो जिसको हम सियासी भी कह सकते हैं, जिसको हम एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं, और जिसको हम सिक्योरिटी वाली साइड भी कह सकते हैं, तीनों कंपोनेंट में मैं बहैसियत पाकिस्तानी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उन जवानों से शर्मिंदा हूं जो मेरे लिए, मेरी हिफाजत के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए वो मुल्क के उन इलाकों में खड़े होते हैं। वो कहते हैं ना प्रोवर्बियली के टू प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ द होमलैंड, वो एवरी इंच ऑफ द होमलैंड की प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं। लेकिन 9 मार्च को उन्हीं को टारगेट किया गया। हम पॉलिटिकली भी फेल हुए, हम एडमिनिस्ट्रेटिव भी फेल हुए, और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में हमारा फेलियर आया कि हम ना रेडियो 1935 वो बिल्डिंग जो पाकिस्तान की एक हेरिटेज है, और वो जो कोर कमांडर हाउस लाहौर का वो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से मंसूब है, उनके वो एसोसिएटेड हैं उनके साथ, तो हम हेरिटेज को भी नहीं बचा सके। तो तीनों एंगल में, सिक्योरिटी में, पॉलिटिकल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में हम बुरी तरह फेल नहीं कर सके। ठीक है पराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेरेंट्स जी, बहुत शुक्रिया। एनालिसिस हमारे सामने रखा सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। सूरत-ए-हाल नाजरीन आपके भी सामने, और अब आई थिंक पाकिस्तान में हर बंदा सियासत को समझता ही है, सो यू कैन हैव अ बेटर एनालिसिस एज वेल। इस पे बात हम करते रहेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला जोड़ते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब मईशत की कुछ बात कर लेते हैं। कल भी वैसे जब इतनी ज़्यादा खबरें आ रही थी और मुसलसल हम सभी टीवी चैनल्स एक ही खबर पे लगे हुए थे, तो मैं सोच रहा था कि क्या किसी को ये खबर है कि इस वक्त डॉलर 300 की खतरनाक तरीन हद को छू रहा है? क्या किसी को खबर है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कहाँ पे है? नोबडी केयर्स, ट्रस्ट मी, ऐसे लगता है। सियासी अदम इस्तेहकाम से जो हिचकोले खाती मईशत है, इसकी कश्ती को मजीद धचके लग रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि वो पानी कश्ती के अंदर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद रुपया जो है वो मजीद बेकदरी की जाने बढ़ता चला गया और गहराइयों में जा रहा है। अब तो डॉलर ट्रिपल सेंचुरी करने को है, ऑलमोस्ट इट्स डन। 305 रुपए तक भी फरोख्त होने की इतलात आती रही हैं। ब्लूमबर्ग के बाद मूडीज के बारे में भी हमने कल बात की थी। मुल्क की मईशत से मुतल्लिक खतरे की बड़ी घंटी बजाई है उसने और खबरदार किया है कि अगर ये IMF अग्रीमेंट बहाल नहीं होता तो पाकिस्तान कैन डिफॉल्ट। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना एक ऐसे मसीहा हैं जब भी आते हैं अपनी तकरीर से कहते हैं, एक तो ट्विटर पे हमेशा आयात और इस्लामिक कोट्स पोस्ट करते हैं कि इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, और कल उन्होंने कहा भाई वेदर इट्स IMF देयर और नॉट, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। कल उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा अफवाहें ना फैलाएं आप, पाकिस्तान के बारे में नाइंसाफी पर मबनी आलमी सियासत खत्म होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर लोग हैरान है पाकिस्तान मैनेज कैसे कर रहा है। हम भी हैरान है, ट्रस्ट मी, हम बहुत हैरान है। इनका कहना था कि जी जून तक 3.7 अरब डॉलर अदा करने हैं। पाकिस्तान तमाम वादे पूरे और बर वक्त अदायगियां करेगा। ये कैसे करेगा ये आपको, मुझे नहीं पता, ये उन्हें ही पता है। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं जी 10 अरब डॉलर है। IMF के साथ 9 फरवरी को जो टेक्निकल मुज़ाकरात थे वो ख़त्म हो गए थे। एक्सटर्नल अकाउंट से मुतल्लिक गैप का सामना था। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मजीद वक्त चाहता है।
तो मजीद वक्त ले। इस हवाले से हमने सूरत हाल में जो डॉलर की बात की, वक्ती तौर पर डॉलर काबू में होता नजर नहीं आ रहा, और IMF से मुआहदे ना होने की सूरत में इसका मईशत पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे लिए इस पे डिस्कशन के लिए डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमी को, लेकिन हम ज़रूर डॉक्टर खाकान नजीब से जानना चाहेंगे, जो वज़ीर ख़जाना है हमारे सागदार साहब, ये कौन सी तरीका है इनके पास, कौन सी ऐसा ख़जाना है जो हमें बज़ाहिर समझ नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर खाकान अगर मैं बेहतर तौर पे समझा सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। अनफॉर्चुनेटली हालात और वाक़यात कुछ अच्छे नहीं हैं और कुछ खबरें भी अच्छी नहीं है, चाहे वो डॉलर के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं बड़े पुरइत्मीनान है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान सब मैनेज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सो गुड टू सी यू बोथ। नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैनेज आप इस तरह कर रहे हैं कि आपने वापस किए $2 अरब के करीब चाइना को, और चाइना से ही आपने रिक्वेस्ट की कि वो पैसे वापस कर दे, तो उन्होंने वो पैसे आपको वापस कर दिए। तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो $2.9 अरब पे नीचे चले गए थे, वो वापस $4.38 अरब पे आ गए। मैनेज आप इस तरह कर रहे हैं कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो $6 अरब के करीब रन कर रही थी। एवरेज इस वक्त भी मेरा ख्याल है $5 से $6 अरब होती अगर मईशत खुली होती। आपने उस मईशत को कर्ब किया, आपने इंपोर्ट्स को कर्ब किया, आपने मईशत को क्लॉक किया और इंपोर्ट्स को कट करके $3 अरब कर दिया, बिकॉज आपने इजाज़त नहीं दी LCs के खुलने की, आपने इजाज़त नहीं दी कि कई जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं मशीनरी के वो आ सकें, आपने कॉटन को रोका। सो आपने ओवरऑल जब स्पेशली नॉन एसेंशियल्स को रोका प्लस सम एसेंशियल्स को, तो आपकी जो नीड थी डॉलर्स की वो बहुत कम हो गई। अब मैं नहीं समझता कि दिस इज अ प्रिटी पिक्चर। ये मैं क्यों कहता हूँ? पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 48% है फूड की। मेरा या आपका जो वेज है वो 48% नहीं बढ़ी। आप ये सोचिए कि जो इंसान 10,000 रुपए खर्च कर रहा था अपने घर में 30-35 हजार रुपए कमा कर, उसको अब 10 की बजाय अगर 15,000 रुपए खर्च करने हैं अपने 2 या 3 बच्चों का पेट पालने के लिए, तो वो पैसे कहां से लाएगा? वो पैसे नहीं लाएगा। वो क्या करेगा? वो अपनी इनटेक ड्रॉप करेगा, वो अपना दूध उनको कम देगा, वो अपनी रोटी उनको कम देगा, वो मुर्गी कैंसिल कर देगा, वो वेजिटेबल्स कैंसिल कर देगा, और पाकिस्तान का जो 40% स्टंटिंग है वो बढ़ जाएगा। इकोनॉमी को इस तरह समझिए, इकोनॉमी को इस तरह ना समझिए कि मैंने पूरी इकोनॉमी को क्लॉक कर दिया और फिर कहा कि मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगा। दैट इज नॉट द वे टू थिंक अबाउट इट। आई थिंक हम गलत सोच से इकोनॉमी को देख रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को अनक्लॉग करने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट सप्लाईज हैं उनको आने दें, इस फूड इन्फ्लेशन को तोड़ने की जरूरत है, डॉलर लिक्विडिटी क्रंच को तोड़ने की जरूरत है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट जाविया है, बट जैसे चल रही है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है IMF जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हम गलत एंगल से इकोनॉमी को देख रहे हैं, द साइड वी आर सीइंग इट्स नॉट एक्चुअली राइट साइड। क्यों देख रहे हैं हम गलत साइड से? क्या रीजंस इसके पॉलिटिकल हैं? एक बार फिर हम खबरों का पेट भर रहे हैं, या फिर हम उस परसेप्शन को पॉजिटिव रखना चाहते हैं जो हमारे जहन में कहीं ना कहीं है कि अगर हम परसेप्शन ठीक रखेंगे तो शायद हमारी इकोनॉमी को उतना डैमेज ना हो। और इस बात में खैर कुछ हद तक हकीकत भी है कि इस परसेप्शन के मामले ने बड़ा डैमेज किया है हमारी इकोनॉमी को। जब हमने खुद को खुद जाके दुनिया के सामने एक्सपोज किया तो सबसे पहले हमारी FDI हिट हुई, जो मुल्की पैसा था बाहर चला गया, लोग डर गए, पैसे रुक गए। तो क्यों कर रहे हैं हम इस साइड से क्यों देख रहे हैं? हमसे मुराद हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम है। So all the above plus the fact कि हम IMF को कन्विंस नहीं कर पाए कि हमारे पास इनफ डॉलर फाइनेंसिंग थी, और IMF भी थोड़ा सा ओवर केयरफुल हुआ, प्लस द फैक्ट कि एक हुकूमत है जो ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट टाइम पे उन्होंने टेकअप किया इकोनॉमी को। इकोनॉमी जो थी वो नीचे की तरफ गिर रही थी, ज़खायर टूट रहे थे। कहाँ $18 अरब के ज़खायर थे, वो 6 महीने में 10 अरब पे इन लोगों ने पिकअप किए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $4.4 अरब के हैं। हम स्टेट बैंक के ज़खायर का जिक्र इसलिए करते हैं कि वो यूजेबल ज़खायर हैं। जो बाकी ज़खायर हैं वो मेरे और आपके पड़े हुए हैं, दे आर नॉट द फॉरेन एक्सचेंज जिसको यूज किया जा सकता है टू मेक द पेमेंट्स अब्रॉड। सो इस इकोनॉमी को, ये तीसरी वजह IMF हुई, फिर एक हुकूमत का वक्त कम था, प्लस
प्लस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डिफिकल्ट थी, सो हम ये अनक्लॉग कर नहीं पाए। हमें बहुत कलीदी फैसले करने थे, यानी कि कुछ चीज़ों को बेचते, वो फिजा भी नहीं बन पाई बिकॉज हमने कोशिश की कि हम LNG पावर प्लांट्स इवन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाकर बेचें। हमने एक इस तरह का ऑर्डिनेंस भी कर दिया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल हो सकती है, पर वो भी थ्रू नहीं हो सका। सो ओवरऑल ये सब वो वजूहत हैं, और इसकी यार जो कलीदी वजह है ना, एंड यू नो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। पाकिस्तान में कॉम्पिटेंस लेवल नहीं है किसी भी की मिनिस्ट्री में टू डील विद दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। अगर हम ये बात नहीं करेंगे, ये एक प्रोफेशनल मैटर्स हैं, चाहे वो क्यू ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, वो इन्वेस्टमेंट हो, वो एनर्जी हो, ये वो कलीदी अदारे हैं जो मुल्क की इकानमी को रन करते हैं। आप इनको जब तक मेन एंड वुमेन नहीं लाएंगे जो कि टेक्निकली इन चीजों को सुधार सकें। आपने एक पेट्रोल सब्सिडी अनाउंस की, मैं एक मिसाल देता हूं, उससे आपका IMF का प्रोग्राम हैंग हो गया। हैंग जिस तरह कंप्यूटर नहीं हैंग हो जाता कि आप उसमें गलत डेटा, वो हैंग हो गया। हैंग क्यों हो गया? क्योंकि अभी आपने उसको स्ट्रक्चर नहीं किया था, आपने उसको अनाउंस तो जरूर कर दिया, ठीक। So is again, let's say you are the most competent team और आप IMF को convince कर पाते कि नहीं जी, this is the right thing to do. Let's say कि हुकूमत की intention अच्छी थी, मैं थोड़ी देर के लिए ये भी मानने को तैयार हूँ, और you know these are good folks and they wanted to do something, but then you should have competently designed it or gotten it designed, then went to the IMF and said कि आप बताएं full proof है, इसमें corruption के chances भी नहीं है, सब्सिडी मोटर बाइक्स वालों को मिलेगी, आप कैसे इसको गलत कह रहे हैं? Maybe the IMF would have said कि यार आपने तो बहुत अच्छा काम किया, go ahead with it, but ऐसा नहीं हुआ। बट IMF का प्रोग्राम हैंग हो गया। ये टैक्टिकल चीजें हैं जो आपने शायद नहीं करनी चाहिए थी, तो आपने उसको रिट्रीव कर लिया। आपने इसमें कहा कि, और दूसरा आपने फैक्टर बताया, शायद IMF भी थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो गया। ये जो ओवर सेंसिटिविटी है IMF की, ये आपको किन ग्राउंड्स पे नजर आई जिसको हम शायद कम कर सकते थे, एंड हाउ कुड बी? So I'm really glad you asked me this. देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग, इन्होंने बहुत कुछ किया है टू गेट द IMF प्रोग्राम बैक। 170 अरब के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए मुल्क में, बिजली के निर्ख बढ़ाए, गैस के निर्ख 30 माह बाद एडजस्ट किए विद अ बिग एडजस्टमेंट। रुपए को जो था पेग किया हुआ था, उसको ओपन मार्केट यानी कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जाने दिया। दीज आर नॉट लिटिल थिंग्स। फिर भी IMF को आगे मूव करना चाहिए था। हियर फिर IMF को कंसिडरेट हो जाना चाहिए। Why do I say that? 48% फूड इन्फ्लेशन है, फ्लड हिट कंट्री है, हमें जिनीवा के प्लेजेस जो है उनको लाना है। लोग इस वक्त दे आर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मुल्क में, पॉवर्टी हिट हो रही है। IMF को इसको एक डिफरेंट जाविये से देखना चाहिए। जैसे मैं हुकूमत को कहता हूँ वो इकोनॉमी को डिफरेंट जाविये से देखें, IMF को भी इसको डिफरेंट जाविये से देखना पड़ेगा। अब क्या रह गया है? वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत ओवर केयरफुल हैं। IMF कह रही है कि हम बहुत ओवर केयरफुल हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान फंड के प्रोग्राम में वापस आ जाए, बट फिर भी रिजर्व्स ना बिल्ड हो सके उस लिमिट तक जो वो चाहते हैं। वो क्या है? वो 1-1.5 अरब डॉलर की कमर्शियल और कुछ रीफाइनेंसिंग है, जिसपे ये सारी बात मल्टीलैटरल्स के साथ और कमर्शियल फाइनेंसिंग पर अटकी हुई है। अगर आई थिंक स्टाफ लेवल हो जाता, ये पैसे भी शायद आ जाते। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। अभी और बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे बात हो सकती है, बट कम वक्त के अंदर बहुत खूबसूरती से आप न सिर्फ इस सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं बल्कि सोल्यूशंस की ऊपर भी बात कर रहे हैं। राइटली सेट के ऐसे ब्रेन्स इंडल्ज करने चाहिए, उनको साथ मिलाना चाहिए, जो कम से कम कुछ सोल्यूशन की बात करें, जो आपको डायरेक्शन तो दें कि आपने सही डायरेक्शन किस जानिब जाना है। सो वी आर डिस्कसिंग इकोनॉमी एंड ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो गए हैं। बात करेंगे मुमताज अदीब और अजीम मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफरी को, जिनको हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए। बिल्कुल, और इसके बावजूद उनकी जो लिखी किताबें हैं, जो उनकी तसानीफ हैं, वो आज भी जिंदा हैं। सैयद ज़मीर जाफरी का असल नाम ज़मीर हुसैन शाह था। वो 1 जनवरी 1916 को सादात घराने में पैदा हुए। उनका ख़ानदान इल्म व अदब के हवाले से पूरे इलाके में मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत रखता है। इब्तदाई उम्र से ही उनकी शगुफ्ता मिजाजी की धूम थी। हाजिर जवाबी उनके इम्तियाजी वस्फ में से जो मुख्तलिफ औसाफ थे उनमें से एक थी। सैयद ज़मीर जाफरी साहब के हवाले से अगर बात करें कि उनकी तसानीफ की जो तादाद है वो 50 के करीब है। उनका कलाम हर सतह पर मुख्तलिफ निसाब में शामिल किया गया है।
सैयद ज़मीर जाफरी 12 मई 1999 को दुनिया से रुखसत हो गए थे, मगर वो तमाम उम्र खुशबुएं बखेरते रहे और मोहब्बतें तकसीम करने में मशगूल रहे। और ऐसे लोग क्यों कर मर सकते हैं, अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। जाफरी आज भी जिंदा है। अरे वाह, क्या बात है। बाबा ज़राफ़त के बारे में हम बात कर रहे थे, अल्लाह उनको करीब रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों से हमने कारवां सराय के हवाले से बात नहीं की थी। आपको पता है वीकेंड पे हम कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ी सी कुछ टीजर दिखा दें ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बिल्ड हो और आप उसको देखें। हाँ, और लोग उसमें कुछ जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो भी बड़ा जबरदस्त है, तो हम उसका ख्याल रख रहे हैं। ये सिलसिलावार एक सिलसिला है जिसमें मुख्तलिफ चीजें आती रहेंगी। व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन दैट। पहले तो म्यूजियम्स की बात हो रही थी और अब पेंटर्स की बात हो रही है। और वो पेंटर्स जो तारड़ साहब के बड़े करीबी हल्का अहबाब में थे और उनकी बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की कहानियां तारड़ साहब इस संडे को ये सिलसिला शुरू हो रहा है पेंटर्स के हवाले से। 7:05 पे एक्सप्रेस न्यूज पे आता है, आपको पता है कारवां सराय, तो उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं और फिर बाकी शो तो आपको इतवार को ही देखने को मिलेगा। पूरा जो दास्तान को यहाँ बैठा रहता कहानियाँ सुनाने के लिए, आज इसके पास तस्वीर कशी की कहानियाँ हैं, मुसव्वरी की और मुसव्वरों की। लेकिन याद रहे कि ये कोई पाकिस्तानी मुसव्वरी का कोई जायज़ा वगैरह नहीं है। वो मुसव्वर जो मेरे करीब हुए, जो मेरे दोस्त हुए, मैं सिर्फ उनका तज़किरा करूँगा। एक दोस्त ने दोस्ती की तारीफ करते हुए मुझे बताया था, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, कि उसने कहा कि दोस्त वो होता है जिसके साथ आप मर्डर और मैरिज शेयर कर सकें, यानी कत्ल और दूसरी शादी। तो उस हिसाब से मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी खुदा न खासा कत्ल करने की, नहीं वो दूसरी जो मैंने बयान की है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट्स कायद-ए-आज़म की किसने तख्लीक की? और वो पोर्ट्रेट्स उनकी जवानी से लेके बुढ़ापे तक हैं, मुख्तलिफ उनके अदवार हैं। और उनमें एक पोर्ट्रेट जो है नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में लगी हुई उनकी जवानी की है, वो ज़रा देखिएगा। दर्जनों नहीं सैकड़ों पोर्ट्रेट्स कायद-ए-आज़म के बनाई। और क्या आप जानते हैं कि कायद-ए-आज़म की सबसे बड़ी पोर्ट्रेट, मेरा ख्याल दुनिया की में भी सबसे बड़ी पोर्ट्रेट होगी, मैं दावा नहीं कर सकता, वो किसने बनाई? जो 3 मंजिला ऊंची थी और यौम पाकिस्तान के 23 मार्च के मौका पर, परेड के मौका पर वो पूरी आवेज़ा की गई थी। वो सईद अख्तर ने किया ये सारा काम, हैरत अंगेज काम। मुझे याद है कि जब वो तलाश किया करता था कि कायद-ए-आज़म के जो जाहिर है कि उनका बदन जो कह रहा था, तो उस नौइयत का कोई मुझे बदन मिल जाए, कोई शख्स, तो वो ढूंढा के ला के तो उसको सामने बिठा के तो बनाते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे। पोर्ट्रेट्स में तो उसके बारे में मशहूर था कि जब सईद अख्तर को कोई काम नहीं होता तो तारड़ को सामने बिठा के उसकी पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देता। मेरा ख्याल मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स सईद ने बनाई हैं, 7-8 के करीब होंगी। और जाहिर है कि जवानी से लेकर अब तक पूरा जो सिलसिला है वो सईद अख्तर की पोर्ट्रेट्स। स्कल्पचर जो है, मुजस्समा जो है, वो भी बनाने में वो मास्टर है। अच्छा, अक्खर तबीयत अल्लाह ताला ने दे दी उसको, और जाहिर है कि जवानी में भी बहुत अक्खर हुआ करते थे, मौसूफ। क्या बात है, इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी सिर्फ एक्सप्रेसो पे। कारवां सराय संडे की रात 7:05 पे आएगा, ज़रूर देखिएगा ये प्रोग्राम। और फीडबैक ऑलरेडी इसका बहुत अच्छा है और हमें मजीद फीडबैक भी देते रहेगा। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। So since it's weekend तो इम्पोर्टेंट है आपको दिखाना फ्लैग्स, हमारा सेगमेंट जिसमें हम मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से आपको बताते हैं। आज हम बात करें इटली के हवाले से। सना हमायूं, आज के फ्लैग्स में इटली की एम्बेसी गई हैं, वहाँ पे रोम एक्सपो के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद की गई है। ये क्या है और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, देखते हैं आज के फ्लैग्स में। अस्सलाम
वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं मौजूद हूँ इटालियन एम्बेसी में, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब सजाई गई है। इटली से आए हैं एक स्पेशल एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं एक्सपो 2030 और सीख कर रहे हैं पाकिस्तान की सपोर्ट, जो कि रोम में होने वाला है एक्सपेक्टेडली, जिसको हम कह सकते हैं रोमा एक्सपो 2030। अब देखना यह है कि इस पूरे इवेंट में क्या क्या होने वाला है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो रहिए मेरे साथ। We really hope to see a Pakistani pavilion as beautiful as the one in Dubai we can see one day in Rome. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पेशल एम्बेसडर जो कि रोम से आए हैं और जो है वो एक्सपो 2030 को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में। दिस इज़ अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। प्रोफेसर रोमियो ऑरलांदी, पहली बार पाकिस्तान आने पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपको पाकिस्तान कैसा लगा? लाइक दिस पाकिस्तान। मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जो वसाइल से मालामाल है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से पाकिस्तान और इटली के माबेन ताल्लुकात निहायत खुशगवार हैं। I am so enthralled by the idea of Roma Italia Expo 2030. मैंने जब से रोमा इटालिया एक्सपो 2030 के बारे में सुना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे देखने वालों को आज की इस तकरीब की अहमियत बताएं। And I would like you to explain a little bit about this expo so that my audience will get to know about this. The theme we choose is an excellent beginning. The relationship between हमने आज जिस चीज का आगाज किया है, इसका फायदा दोनों मुल्कों के लोगों को होगा। दोनों ममालिक कुदरती वसाइल से मालामाल हैं। हमें एक दूसरे के साथ काम करने की जरूरत है। इन इक़दामात से दोनों मुल्कों में गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। eradicate poverty and have a rational use of the resources we have. Okay, so I would like to know now मैं इस more तकरीब about के बारे में मजीद जानना चाहती How many हूँ। countries मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ममालिक in इस this एक्सपो में and what शिरकत कर about रहे the other हैं और क्या आम लोग भी इसमें help शिरकत कर out सकते Rome हैं? to promote this expo? There will be almost 200 countries exhibiting in Rome. इसमें तकरीबन 200 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। अभी इसका हतमी फैसला पेरिस में होगा। कुछ ममालिक हमारे कंपटीटर भी हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग रोम को ही चूज करेंगे। रोम में ये 6 महीने बहुत मजा आने वाला है। वहाँ आप आएं, शॉपिंग करें, मजे मजे के खाने खाएं और मौसीकी से लुत्फ अंदोज हों। रोम इस तरह की तकरीबात के लिए बहुत साजगार माहौल देता है। Culture, shopping, football matches, quality of life, excellent temperature, and everything will be conducive to choose Rome. And how Pakistan can help इस सारे सिलसिले पाकिस्तान रोम को कैसे सपोर्ट कर सकता है? Pakistan might vote for Rome. मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान रोम को ही वोट देगा। रोम में रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार सयाह आते हैं। यही चीज पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। ये तकरीब रोम में होने का मतलब ये है कि लाखों लोग वहाँ पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा करेंगे। इससे पाकिस्तान में सयाहत को फरोग देने में बहुत मदद मिलेगी और ये तब ही हो सकता है जब इस इंतखाब में रोम जीत जाएगा। हमारे लिए पाकिस्तान का पवेलियन बहुत अहमियत रखता है। Its own pavilion in Rome. Now let's come to the theme. मुझे अब of जरा Expo एक्सपो 2030 की थीम के बारे में बताएं। इसमें क्या खास होने वाला है? Everyone's attention. So tell us about the theme, the things that you are introducing in this expo. It's not an easy theme. The relationship between the peoples and territories. इसकी थीम पर अभी काम चल रहा है। ये तकरीब किस थीम पर होगी, इसका फैसला भी लोगों की मुशावरत से ही किया जाएगा। इस तकरीब में हर शख्स बराबर का किरदार अदा करेगा। हर शख्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से कारोबारी शख्सियात इसमें शिरकत करेंगी। मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मुख्तलिफ और डाइवर्स किस्म की तकरीबात इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनेंगी। Diversity, richness in diversity. This is an ambitious theme, but we do believe at the end it will prevail. As Pakistani, we also believe in peace and harmony. पाकिस्तान अमनो इस्तेहकाम और बराबरी पर बहुत यकीन रखता है। हमें पता है कि टेक्नोलॉजी के फरोग की वजह से लोगों को आपस में ताल्लुक बहाल करने की ज़रूरत है। एक्सपो 2030 हम सबके पास एक बेहतरीन मौका है।
जिसके जरिए हम अपने लिविंग स्टाइल पर नजर सानी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जनाब सफीर कि ये एक्सपो एक ब्रेक थ्रू साबित होगा और इसके नताइज बहुत अच्छे होंगे। Expo will prosper and definitely will get wonderful results. We say that nature you should get along together well rather than exploit. हम ये कहते हैं कि कुदरत के साथ मिलकर चलें, इसका गलत इस्तेमाल न करें। कुदरत एक है, एक दफा अगर आपने इसको नुकसान पहुंचा दिया तो ये वापस नहीं हो सकता। यही हमारा पैगाम है। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत जरूरी है। अगले कुछ साल बहुत अहम हैं। जितना भी ताकतवर मुल्क क्यों न हो, कोई भी मुल्क इस जंग में अकेले फतह याब नहीं हो सकता। हमें इस मौजू पर बात करने की जरूरत है। So we need a dialogue. Thank you so much, Your Excellency. जनाब सफीर, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में आपका स्टे आरामदेह गुजरे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सपोर्ट करें। Thank you. This is my first time in Islamabad. I'm sure it won't be the last. Oh, yes, fantastic. So, hope your stay would be comfortable. Thank you. It's lovely talking to you. Thank you very much and good luck for you. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटालियन एम्बेसडर अंद्रियास फेरारेज़ी के साथ। योर एक्सीलेंसी, इट्स ऑल जनाब सफीर, हमेशा आपसे मिलकर और आपकी तकरीबात में शरीक होकर बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका और आपकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग हमेशा पाकिस्तान में इटली को प्रमोट करने में हमारी मदद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कांग्रेचुलेट। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप भी रोमा इटालिया 2030 के लिए एक कैंडिडेट हैं। हमसे जितना मुमकिन हुआ आपको सपोर्ट करेंगे। हमें आप इस पूरी तकरीब के बारे में बताएं। What is this all about from your point of view, from your perspective? Well, Expo is an extraordinary opportunity to gather together and also ये एक्सपो एक बेहतरीन मौका है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हम लोग किस जानिब जा रहे हैं। इसलिए हम रोम शहर को इस तकरीब का होस्ट बनाना चाहते हैं। इस एक्सपो में तकरीबन हर मुल्क का पवेलियन होगा और सबके पास ये मौका होगा कि मुनफरिद तरीके से अपनी अपनी सकाफत को प्रमोट करें। हमने देखा कि दुबई एक्सपो में पाकिस्तान ने बहुत शानदार पवेलियन बनाया था और हम उम्मीद करते हैं कि रोम में भी पाकिस्तान अपना पवेलियन सबसे मुनफरिद बनाएगा। अभी बहुत कुछ तय होने वाला है। अभी हम नहीं जानते कि पाकिस्तानी हुकूमत किस जगह को सपोर्ट करेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान हमें ही वोट देगा। whatever decision of the Pakistani government, of course, but still we have some hope. What are the other आपके ख्याल में रोम का मुकाबला किन ममालिक से होगा? For sure, सऊदी अरब और कोरिया से हमारा मुकाबला होने वाला है। मैं इन ममालिक को कंपटीशन के लिए गुड लक कहना चाहता हूँ। Fantastic. And why in Rome? आपने इस तकरीब के लिए रोम शहर का ही इंतखाब क्यों किया? Rome. Why you chose Rome? Rome has been for a long time the capital of a big empire involved. रोम दुनिया की एक बड़ी ताकत का दारुल हुकूमत रहा है। तारीखी लिहाज से रोम की सकाफत में बहुत डाइवर्सिटी है। हर तरह के लोग वहाँ रहते हैं। रोम पूरी दुनिया की एक झलक है। इससे पहले भी हम रोम में मुख्तलिफ तकरीबात होस्ट कर चुके हैं। अगर आप पूरी दुनिया को मिलाना चाहते हैं तो रोम से बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। And we think that being a place of meeting will be an excellent place for hosting this event. Wonderful. As a strong as a Italian जबरदस्त। हम पूरा किरदार अदा करेंगे कि रोम ये इवेंट होस्ट करने में कामयाब हो जाए। बहुत Thank you शुक्रिया। very much, Your Excellency. Thank you very much. Enjoy your evening. You too. Thanks. जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोम को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हासिल है और ये पूरा एक्सपो, इसकी मेन थीम पीपल और टेरिटरी का जो कनेक्शन रीडेवलप करना है। जिस तरह से हम हाई सैट अटैक के दौर में आ गए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीबिल्ड आवर कनेक्शन विद नेचर। और इस एक्सपो 2030 की मेन थीम भी यही है और रोम इसी के लिए जाना जाता है। होपफुली अगर रोम सिलेक्ट हो गया तो अगला एक्सपो हम मनाएंगे, हम देख सकेंगे 2030 में रोम में। तो अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट ताज़ा तरीन बताएंगे इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई काबिल समाअत होने के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त का मामला है और कोर्ट ने फिल वक्त तोशाखाना केस के हवाले से फौजदारी कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। आपको एक बार फिर आगाह करें, हाई कोर्ट ने जहां पे तोशाखाना केस चल रहा है वहां पे इमरान खान साहब के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये आ रही है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है इमरान खान साहब के हवाले से। इस वक्त साकिब बशीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे इस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे क्या ताज़ा तरीन है। साकिब, क्या तफसीलात हैं, ये क्या फैसला है, क्या अपडेट है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई जो सेशन कोर्ट में चल रही थी उसको रोकने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 दरखास्तें दायर की थी, जिनमें एक दरखास्त ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फौजदारी कार्रवाई के लिए जो कंप्लेंट भेजी है ये काबिल समाअत ही नहीं है, और इस हवाले से जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये काबिल समाअत है उसको इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। तो अदालत ने उस पर ये हुक्म दिया है कि सेशन कोर्ट अब ये कार्रवाई आगे ना बढ़ाए जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं करती। 2 रोज कबल इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की थी एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने, और 13 मई को जो गवाह हैं इसके तमाम गवाहों को तलब किया गया था कि वो 13 मई को आकर जो है वो गवाहियां दें और उसके बाद ये ट्रायल जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को ये कहा है कि अब वो इस मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हतमी फैसला नहीं कर लेती। 4 दरखास्तें थी, एक दरखास्त ये थी इमरान खान की कि जो कार्रवाई है ये काबिल समाअत ही नहीं। दूसरी इमरान खान की दरखास्त ये थी कि जो जज हैं एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर उनकी अदालत से ये केस किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा इमरान खान की एक दरखास्त ये भी थी कि जो गुज़श्ता 2 रोज कबल जो इस्लामाबाद की पुलिस लाइन्स में जो समाअत हुई थी उस पर ये एतराज उठाया गया था कि वहाँ पे पुलिस लाइन्स में समाअत नहीं हो सकती थी, जो फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, इसलिए अदालत उस हवाले से भी जो है वो हुक्म जारी करे। इन 4 दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, और जो दीगर फरीकैन है जो इसमें कंप्लेनेंट थे जो मोहसिन शाह नवाज राजा उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि आइंदा समाअत से कबल जो है वो अपना जवाब जमा करवाएं, और अदालत ने कहा है कि तब तक जो सेशन कोर्ट है वो इस हवाले से आगे कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ाएगी। ठीक है साकिब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना केस के हवाले से फौजदारी कार्रवाई रोकने का हुक्म सामने आया है। 4 दरखास्तें इमरान खान साहब ने फाइल की थी, जिसके हवाले से हमें साकिब ने बताया कि उस पर फिल वक्त सेशन कोर्ट की जो कार्रवाई है जिसके तहत मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद की थी उस कार्रवाई को रोक दिया गया है। उसके अलावा जो पुलिस लाइन के अंदर इस केस की समाअत हुई थी उसके बारे में एक दरखास्त दायर की गई थी कि यहाँ पे कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, और एक दरखास्त ये भी थी कि इस अदालत से इस केस को किसी और अदालत मुंतकिल किया जाए। इस पर भी अदालत ने फिल वक्त इस अमरी को रोक दिया है। इस पर मजीद क्या डेवलपमेंट होती है आपको आगाह करते रहेंगे, और अब बढ़ते हैं हम प्रोग्राम में अपने अगले सेगमेंट की जानिब। बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जुजल और पाकिस्तानी स्टूडेंट से मिलाते हैं और एक्सप्रेसो हीरो से मिलवाते हैं जिन्होंने एक बड़ा एजाज अपने नाम किया। अमेरिका में जी एक अवार्ड है, इंस्पायरिंग अवार्ड, जिन्होंने अपने नाम किया है, और हम बात करें नमरा खालिद की। और नमरा खालिद जो है ये शहरी नक्शा साजी और मनसूबाबंदी की माहिर है। कराची कार्टोग्राफी के नाम से एक स्टार्टअप चला रही है। स्टार्टअप में शहर का जो क्लाइमेट है उसका नक्शा बनाया गया और उस पर मजीद काम भी हो रहा है। इसमें कराची के हवाले से बात करें तो कराची शहर की जो वसत है उसके फ़रोग से मुतल्लिक निमरा ने जो मुतल्लिक तारीखी शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए हैं। रिसर्च भी इनका काम है, और इस तरह से उन्होंने शहर में जो हीट वेव है और जो पॉल्यूशन है उसके दरमियान एक ताल्लुक को भी, एक कनेक्शन को भी पेश किया है। और साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो कराची शहर है पहले से 30 गुना बेहंगम तौर पर फैला है और ये भी कई ममालिक से बड़ा हो चुका है। निमरा की रिसर्च ये भी बताती है कि किस तरह से मामूली सी जो हीट वेव है या हल्की सी जो बारिश है उसके बायस कराची के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कितनी चैलेंजिंग हो जाती है लाइफ कई दिनों तक। इसी हवाले से हम निमरा से बात करते हैं, उनसे इस अवार्ड के हवाले से भी पूछते हैं कि ये अवार्ड है क्या, किन बेसिस पे दिया जाता है। निमरा खालिद
हमारे साथ मौजूद है, नम्रा उनका नाम है, सॉरी मैं निम्रा बोल रही हूँ, नम्रा खालिद हमारे साथ मौजूद है, इनको खुशामदीद। ठीक है नम्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आप ठीक ठाक हैं। एक तो बड़ी जबरदस्त आपकी रिसर्च है, बड़ी इंप्रेसिव है एंड आई थिंक मच नीडेड फॉर द कराचीइट्स, इनफैक्ट सारे पाकिस्तान के लिए, बिकॉज कराची पाकिस्तान का दिल है, हम बिलीव करते हैं, और पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। सबसे पहले तो हमें इस रिसेंट अचीवमेंट के बारे में बताइए, आपको कैसा लग रहा है और कौन से ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जिनकी बेस पे आपको इस अवार्ड से नवाजा गया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया एंड यस इट इज नम्रा खालिद। तो द अवार्ड इज कॉल्ड द यंग क्लाइमेट प्राइज। ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन है द वर्ल्ड अराउंड जो उन्होंने दी है, इट्स पार्टनर्ड विद मेटा जो फेसबुक का ग्रुप है, और इसके लिए मैंने न्यूयॉर्क में गगनहाइम म्यूजियम में भी प्रेजेंट किया था। द वर्क इज इन लोगों ने 4 यंग क्लाइमेट प्राइज विनर्स को सिलेक्ट किया है। मुझे विजनरी कैटेगरी में मिला है बिकॉज हमारा काम इस तरह का है कि वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आगे जाके हम चीज़ों को किस तरीके से लेके जा सकते हैं। सो वी आर रीथिंकिंग कराची एंड आवर वर्क इज मोस्टली कंसेप्चुअल राइट नाउ एंड मूविंग टुवर्ड्स। That's really great, नम्रा। हम हमारे सामने एक ओवरव्यू रखिए, हम कराची के बारे में बात करना चाहते हैं। आपने जब इस पे रिसर्च की, अपना काम किया है, और वैसे तो हमने कुछ नुकात बताए हैं, बट आई थिंक आप हमें बताइए आप कराची को कैसे देख रही हैं, और जो पिक्चर आपने सामने रखी है बड़ी हॉरिबल पिक्चर है और मौजूदा सीन्स भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं, सो इसको हमारे सामने रखिए। डेफिनेटली आई थिंक कराची से पहले पूरे के पूरे पाकिस्तान पे, जैसे आपने भी बोला कि पूरे पाकिस्तान को ज़रूरत है, उस पर बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की जब बात आती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीली का मतलब ये है कि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी या सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। एक तो हमारे मुल्क में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। गर्मी ज़्यादा होती है तो लोगों की उसकी वजह से तबीयत इस कदर ख़राब होती है कि लोगों के इंतकाल भी होता है। नॉर्मल लाइफ आपकी तकरीबन बंद हो जाती है। हेल्थ रिस्क, इस तरह के इंक्रीजिंग हेल्थ रिस्क, लोग बेहोश हो रहे होते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं। गर्मी ज़्यादा होने का इसके अलावा मतलब ये भी है कि पाकिस्तान में, आपको जैसे पता होगा, पाकिस्तान हैज़ ओवर 7,200 ग्लेशियर्स। दैट इज़ द मोस्ट ग्लेशियर्स इन एनी रीजन ऑन अर्थ एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जब आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू होते हैं तो उसका मतलब ये है कि सैलाब होगा, क्योंकि पानी नीचे की तरफ जाएगा। फिर गर्मी की वजह से आप बारिशें बढ़ती हैं, बिकॉज इवेपोरेशन ज़्यादा होती है तो बारिशें बढ़ती हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि सैलाब फ्लड्स इस तरह की चीज़ें। अब जो लोग रहते हैं, जिन लोग जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनको तो पता है कि सैलाब का मतलब क्या है और किस तरह के उसके नुकसानात होते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द पीपल हु आर नॉट नेसेसरली अफेक्टेड बाय इट, उनके लिए सैलाब सिर्फ ये नहीं है। एक तो अभी तक हमारे मुल्क का ओरिजिनली 33% ऑफ आवर कंट्री वेंट अंडर वाटर, 1/3 हमारा अभी तक अच्छा खासा उसमें से अंडर वाटर है। लोग 30 मिलियन लोग, 3 करोड़ लोग हमारे जो थे होमलेस हो गए थे, उसमें से भी अच्छे खासे अभी तक होमलेस ही हैं, मोस्ट ऑफ होमलेस। पानी बहुत ज्यादा है इन सारी जगहों पे, और पानी ऐसा है कि उसको आप पी नहीं सकते, उसका आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, गंदा पानी है। नम्रा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी जिस तरह से अभी आप बता कराची के हवाले से कि किस तरह के चैलेंजेस हैं और पूरे मुल्क में है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक में से जिस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज का, और ये सैलाब हो या हीट वेव हो या दीगर मामलात हो, वेदर, अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। अब इन द फ्यूचर रन आपको क्या लगता है कि ये सारी सिचुएशन में ये कितना मजीद वर्स्ट हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारे पुराने नक्शे भी कराची के देखे हैं और जिस तरह हम अपने इंटरव्यू में बताए थे कि कराची बहुत बेहंगम तौर पे फैला है और इसके ऑब्वियसली बहुत एडवर्स जो किस्म के इम्पैक्ट्स भी होंगे। सो हाउ डू यू सी इन द फ्यूचर? एंड शी आल्सो थिंक्स कि 2060 तक कराची जो पानी के नीचे होगा। जी, इस पे ऊपर काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इस बारे में रिसर्च की हुई है कि दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑब्वियसली इसको हम फॉर श्योर नहीं बोल सकते हैं कि कब होगा, लेकिन जो लोग कराची में रहते हैं, आप लोग भी कराची में, उनको पता है कि हर साल कराची वैसे ही डूबा हुआ होता है जब बारिश आती हैं, आई एम श्योर। तो दैट बीइंग सेड, अडेप्टेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस विल कीप गेटिंग वर्स। हमारे जो, और ये हम नोटिस कर भी रहे हैं पिछले कुछ सालों में, 2020 के जो वो थे अर्बन फ्लडिंग कराची में हुई, वो बहुत बुरी थी। 2022 जो पिछले साल की थी वो उससे ज़्यादा बुरी थी। पाकिस्तान के भी फ्लड्स बुरे होते जा रहे हैं और मोस्ट लाइकली और बुरे होते जाएंगे जिस तरह के क्लाइमेट पैटर्न्स चल रहे हैं।
तो डेफिनेटली मैपिंग इसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमें रीथिंक और अडेप्टेशन के बारे में बात करनी है तो उससे पहले हम डायग्नोसिस तो करें कि मसले क्या है। डायग्नोसिस होगा तो फिर सोल्यूशन होगा। एब्सोल्युटली राइट। अभी तक आपने इसको जितना स्टडी किया है, क्या कहीं पे जो हमारे अरबाब इख्तियार है, द अथॉरिटीज हु एक्चुअली हैव टू मेक द डिसीजंस और टेक द डिसीजंस अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू अबाउट पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों के बारे में, आपको उसमें कोई सीरियसनेस नजर आई है? कोई ऐसे इनिशिएटिव नजर आए हैं जो आज हम ले चुके हैं और 10 साल के बाद उसका कोई रिजल्ट हमें नजर आ चुके? जो कराची का फैलाव है और फिर ये जो अर्बनाइजेशन है, वक्त के साथ साथ लोग गाँव से माइग्रेट करते हैं बेरोजगारी की वजह से, रोजगार ढूंढने के लिए, इट्स अ बिग रीजन। तो आपने कोई सोल्यूशन देखा है, कोई स्ट्रैटेजी देखी है? आई थिंक स्ट्रैटेजीज वगैरह पे बात अक्सर हुई है, लेकिन देयर इज डेफिनेटली अ नीड फॉर अ लॉट मोर एक्शन, अ लॉट मोर सीरियसनेस, अ लॉट मोर देखने की जरूरत। ये जो इशू है ये छोटा मोटा इशू नहीं है, इसको जितनी सीरियसनेस से देखने की जरूरत है वो अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अच्छा नम्रा, सेकेंडली अब आपने अपना जो ये जिस तरह से आपको जिन बेसिस के ऊपर ये अवार्ड भी दिया गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के चेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो गए, दीगर मामलात को, इस पर बड़ा फोकस्ड है और हमने अपना केस प्रेजेंट भी किया है बहुत बेहतर अंदाज में। लेकिन हाउ डू यू सी कि वहाँ पर पाकिस्तान को लेके किस तरह के कंसर्न है? बिकॉज आपका ये सारा जो मॉडल था आपके प्रोजेक्ट का, ये भी इसी से रिलेटेड था। सॉरी, आप थोड़ा सा क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर सकते? मैं ये चाह रही हूँ कि आपने जब वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे आपने जो इस चीज़ को प्रेजेंट किया, उनके क्या ख्यालात थे पाकिस्तान को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो पाकिस्तान फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट आने वाला है पाकिस्तान के ऊपर? डेफिनेटली आई थिंक ग्लोबल कम्युनिटी में एक तो मसला वेस्ट का ये भी आता है कि वेस्ट हमेशा बात कर रहा होता है कि क्लाइमेट चेंज आने वाला है, आने वाला है। हम लोगों की रियलिटी ये है कि हमारे पास आ चुका है, हम तो देख दैट इज डेफिनेटली अ थिंग कि जब वो लोग बात करते हुए रियलाइज करते हैं कि अच्छा ये चीजें हो रही हैं, आप पूरा इतना कराची के जितना बड़ा शहर जो है वो इस तरह से डूब रहा है, सैलाब में इस तरह से इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो इट्स अ बिग शॉकर फॉर देम एज वेल। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मैक्सिमम जगहों पे, प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को प्रेजेंट करते रहें बाहर, ताकि उन्हें अंदाजा और बेहतर हो, बिकॉज ऑब्वियसली लोग होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, वो इन चीज़ों को रिलेट करते हैं एंड देन दे वांट टू हेल्प। अच्छा, ऐसा लगता है कि हमें आप जैसे कई और इंडिविजुअल्स की जरूरत है नम्रा, तो हैविंग दिस इंटरनेशनल एक्सपोजर, एक तो आई बिलीव कि जब आपने काम शुरू किया होगा आपको श्योर नहीं होगा कि आपको इंटरनेशनली इसको इतनी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी एंड यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट पीपल जो कि इसके ऊपर काम करें, माशाल्लाह। ये तो एक बहुत अच्छी बात है। आप कैसे समझती हैं कि हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट इशू? किस तरीके से इसको एक मर्ज किया जाए हमारे सिस्टम के साथ, करिकुलम के साथ, के लोग इसके बारे में जाने जो खास तौर पर इसका शिकार हो रहे हैं इलाके? हम सबको मिलकर कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए इसके लिए। थैंक यू। डेफिनेटली मैंने शुरू पिछले साल किया था, जीरो फंडिंग, हम अभी भी हम लोग की काफ़ी इसी तरह से, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स लाइक दिस यू रियलाइज के बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, जो खुद आते हैं। हमारी माशाल्लाह इस वक्त 13 लोगों की टीम है, 4 लोगों की कोर टीम है, और सब इंडिविजुअली अपना टाइम वॉलंटियरली देते हैं। बात करते हुए भी आप परमानेंटली देयर आर पीपल रीचिंग आउट जो हेल्प करना चाहते हैं। आई जस्ट थिंक कि हमें ज़रूरत इसकी है कि हम कलेक्टिव्स और ऑर्गेनाइज तरीके से आना शुरू करें एंड पीपल विल जस्ट कम, बिकॉज सबका अपना मसला है। बिल्कुल ठीक हो गया, ये सबका मसला है। थैंक यू वेरी मच नम्रा फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात, क्योंकि आपका काम बहुत ज़बरदस्त है और आप जैसे जिस तरह इमरान ने कहा, इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है जो इस चीज़ को टेकअप करे इंटरनेशनली भी और हमारे मुल्क के अंदर भी इन चीज़ों के हवाले से बहुत अवेयरनेस होना बिल्कुल, और कराची जैसे शहरों के लिए भी खुसूस बहुत ज़रूरत है। जब हम कराची की यहाँ पे बात करें नम्रा से, वन ऑफ द इंस्पायरिंग यंगस्टर, वहीं पर हम आपको बताएं कि कल रवां साल का गर्म तरीन दिन था कराची में, जब दर्जा हरारत या पारा जिसे कहते हैं वो 40 डिग्री तक पहुंचा है जी। 2 दिन से कराची में शिमाल मगरिब से कुछ गर्म मरतूब खुश्क हवाएं चल रही हैं। कल समंदरी हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ये कहता है कि कराची में कल मौसम गर्म और मरतूब रहा और ये दर्जा हरारत ऑलमोस्ट 40.3 40.3 डिग्री तक गया और नमी का जो हवा में तनासब था वो 17% तक रिकॉर्ड किया गया। कराची में मई में जो मामूल का औसत दर्जा हरारत है वो 35 से 36 के दरमियान होता है। तो कल ये 40 को हिट हुआ और बिल्कुल मई के अभी मई मिड में नहीं पहुंचा है, so it's very alarming. Exactly it is and it's a part of climate change। इस हवाले से हम बात करते रहते हैं जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक बार फिर वकार अहमद मलिक साहब अपने सेगमेंट में हमाकत की नफ्सियात पे बात कर रहे हैं और स्पॉटलाइट इफेक्ट को आज डिस्कस किया जा रहा है। क्या लोग आपको इतनी अहमियत देते हैं? जानते हैं वकार मलिक से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, हमाकत की नफ्सियात। हमाकत की नफ्सियात पे आज हमारा मौजू है स्पॉटलाइट इफेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू है। पूरा हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारी पूरी जो सोसाइटी है वो उसका शिकार होती है। आप कहीं पे जा रहे हैं, आप अपने लिबास के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी शादी में भी जा रहे हैं, वो हसास क्यों होते हैं? वो हसास ये होते हैं कि पीपल विल जज यू, लोग देखेंगे, आपके लिबास के वाले से देखेंगे, वो एक राय कायम करेंगे। अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल कर लेते हैं और हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि वो जो लोग देखेंगे आपको, वो एक्चुअली उनका जो कंसर्न है या आपका जो लिबास उनका कंसर्न हो सकता है वो कोई से 10% है। लेकिन जो आप कंसीव करते हैं कि लोग आपको देखेंगे और जज करेंगे, वो शायद 70 to 80% है। ये जो दरमियानी फ़र्क है, इसको आप स्पॉटलाइट इफेक्ट कह लें। ये नहीं, आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एरर तो है, ये जजमेंट का बहुत बड़ा एरर है कि मैं ये समझता हूँ कि लोग मुझे हर टाइम जज कर रहे हैं, और वो जो जज कर रहे हैं वो नो डाउट कर रहे होंगे, लेकिन उसकी जो मिकदार है और जो मैं सोच रहा हूँ उसकी मिकदार है, उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क जो है वो मुझे मजबूर करता है ऐसे काम करने पे, और मेरी सलाहियतें और मेरी एनर्जी एक ऐसे मामलात पे सर्व करता है जो कि एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकली ऐसा तो है ही नहीं। अब आप ये देखिए कि अगर आप ऑफिस लेट आते हैं, अब फ़र्ज़ कीजिए 5 मिनट आप लेट आए, अब जैसे ही आप ऑफिस एंटर हुए तो आपके ज़हन में क्या चल रहा है कि हर बंदा मुझे जज कर रहा है कि मैं 5 मिनट लेट आया हूँ। आप एंटर हुए, आपने देखा कि 2 बंदे आपको देख रहे हैं, तो उससे आपका मज़ीद बिलीफ सिस्टम जो है मजबूत हुआ कि लोगों ने मुझे देखा है और मैं, अच्छा ऐसा ऐन मुमकिन है कि वो उनमें से किसी बंदे का कोई ख़ास कंसर्न ना हो, या किसी ने आपको जज किया ही ना हो, या किया हो तो वो 10% 1-2 बंदों ने किया हो कि ये 5 मिनट लेट आया। लेकिन आप जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, और उस बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक एंग्जाइटी भी पैदा हो रही है। इसी तरह अगर आपकी शर्ट पे कोई केचप का थोड़ा सा दाग है, तो वो जो केचप का थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, वो दाग के हवाले से जो अटेंशन है, जो तवज्जो है, इस तरह की तवज्जो कि लोग मुझे देख रहे हैं और लोग इस कैचअप के दाग को देख रहे हैं, और आप कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो छुप जाए। तो ये जो अटेंशन का टोटल मिकदार है वो कहीं ज़्यादा है बनिस्बतन इसके कि लोग उस तरह जज कर रहे हैं। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा कर देगी कि लोग आपको उस तरह जज नहीं कर रहे होते। उसकी जो मिकदार है लोगों की जजमेंट की, जज करने की, वो एक्चुअली बहुत कम होती है। जो आप सोच रहे होते हैं कि लोग मुझे इतना जज कर रहे हैं, उसकी मिकदार कहीं ज़्यादा होती है। इस ज़्यादा मिकदार की वजह से आप अपनी पूरी ज़िंदगी के फैसले करते हैं, इस ज़्यादा मिकदार की परसेप्शन की वजह से। तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो खामखा ज़ाया होती है, यानी इस एनर्जी को बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है, किसी और जगह इस्तेमाल हो सकता है, कोई पॉजिटिविटी क्रिएट की जा सकती है, कोई क्रिएटिव इस्तेमाल उसका हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर, और स्पेशली आप देखिए कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, शादी ब्याह के हवाले से अगर कोई तकरीब है तो हो सकता है कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ही एंग्जाइटी जो है हर फर्द के अंदर पैदा हो जाए कि मैं जब वहाँ पे, क्योंकि क्लोज रिलेटिव्स हैं वो इस तरह जज करेंगे। लिबास के हवाले से, आपकी लिबास की तराश खराश के हवाले से, छोटी छोटी डिटेल्स के हवाले से आप अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे। लेकिन क्या ये जस्टिफाई होती है ये एनर्जी? नफ्सियात आपको ये बताती है कि ये जस्टिफाई इसलिए नहीं होती क्योंकि जो आप परसेप्शन है कि वो उस पूरी तकरीब में आपको देखा जाएगा और जज किया जाएगा, और सर से पैर तक तमाम डिटेल्स आपके लिबास की देखी जाएंगी, और फिर एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो वो खामखा का आपका एक वक्त का ज़िया है। तो ये देखिए कि क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में अगर हमारे काम करने, हमारा कोई भी हम काम कर रहे हैं, उसके मुहर्रिकात बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं जो कि सोसाइटी देख रही है या सोसाइटी चाह रही है हमसे,
जो कि मेरी परसेप्शन है कि वो सारे मुझे वॉच कर रहे हैं, सारे मुझे देख रहे हैं, मैं स्पॉटलाइट में हूँ। और स्पॉटलाइट होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्यों स्पॉटलाइट में हूँ, तो हर बंदा मुझे देख रहा है, तो इस हवाले से आप ज़िंदगी में जिन चीज़ों से महरूम हो जाएंगे अपने आप को स्पॉटलाइट में हर वक्त तसव्वुर करने से, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो क्रिएटिविटी है, वो बहुत ज़िंदगी में बहुत कमाल काम आप कर सकते हैं अगर ये 70 to 80% अपना जो सारा फोकस है ये इस चीज़ से हटा के कि लोग आपको देख रहे हैं और जज कर रहे हैं, उसको हटा के आप अपने किसी क्रिएटिव उस मामले में चले जाएं, सो दैट कि आपने देखा होगा कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, कोई बहुत बड़ा पेंटर है, कोई बहुत बड़े शायर हैं, कोई बहुत बड़े कोई लिटरेचर के आदमी है, कोई फ़लसफ़े के आदमी है, कोई म्यूज़िक के आदमी है, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अपने लिबास के हवाले से, अपने ज़ाहरी पहनावों के हवाले से वो कोई इतने कॉन्शियस नहीं होते, वो कोई इतने ज़्यादा हसास नहीं होते। और उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि जो बाहर से लोग जज कर रहा है, सोसाइटी जो जज कर रही है, वो मेरा काम जज कर रही है, तो वो उनका फोकस फिर उस साइड पे चला जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अगेन एक एरर ऑफ जजमेंट तो है, क्योंकि लोग शायद आर्ट को, उनके हर बंदा उस तरह ना जज कर रहा हो, बट अगेन उनकी सारी एनर्जी जो है वो आर्ट को और उसको बेहतर करने पे लगी हुई है, तो कम से कम मैं ये नहीं समझता कि वो वेस्ट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सिर्फ अपनी ज़ात को ये समझूंगा कि बाकी लोग जो हैं वो मुझे हर वक्त देख रहे हैं और अपनी ज़ात के हवाले से मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊंगा, अपने लिबास के पहनावों के हवाले से, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा वेस्ट, तवानाई को बहुत ज़्यादा ज़ाया करूँगा। हमारी जो ज़िंदगी है इसमें एक्चुअली क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़े टाइम स्पेन के लिए हम इस दुनिया में आते हैं, इसमें अमकाना फैसलों की गुंजाइश है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि हम उन फैसलों को जानते नहीं हैं, जो हम मुसलसल किए जाते हैं कि वो अहमकाना है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अहमकाना फैसलों की नज़र हो जाता है। होना नहीं चाहिए। देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिर से मैं आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नर्सिंग के मुकद्दस पेशे की बात की जाए तो बुनियाद एक इतालवी खातून फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में रखी थी और फ्लोरेंस अपने वालिदैन की मुखालफत और उस वक्त माशरे में इस पेशे को बाइज्जत ना होने के बावजूद इसको समझा, बल्कि इसको पेशे को परसू किया और बहुत बेहतर अंदाज में इस पर महारत भी हासिल की। नर्सिस का आलमी दिन इसी अजीम खातून को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनके यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। नर्सिस के हवाले से जब भी कोई आफत हो, कोई भी ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल हो, डॉक्टर्स के बाद सबसे ज़्यादा पेश होती हैं। और अगर ये कहा जाए कि नर्सिंग को शोबा सेहत में जो कह लें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड प्रोफेशंस आई बिलीव। ये है हमारे साथ अजीज़ा लाखानी साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं, जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं और रिप्रेजेंट करें आज नर्सेस को। लाखानी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको एंड सब नर्सेस को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो उनकी सर्विसेज हैं, जो इस वक्त शोबे से वाबस्ता हैं या वाबस्ता नहीं भी रही हैं। बहुत कमाल काम है आपका। आप इस इम्पॉर्टेंट डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगी अपने प्रोफेशन को? हाउ यू सी दिस, कितना इंपॉर्टेंट है ये और अब तक आपने जितना इसमें काम किया उसमें कितना आप समझती हैं कि आप अपने आप को एक कामयाब खातून के तौर पे देखती हैं? थैंक यू सर सो मच। इंटरनेशनल नर्सेस डे सब नर्सेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है और इस दिन हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करके ये दिन मनाते हैं कि उन्होंने अपनी खिदमात को किस तरह से मरीजों के लिए पेश किया। उस वक्त जो जख्मी थे उनको अपनी खिदमात फराम की। अगर मैं अपने कैरियर को देखूं तो मैंने मिडवाइफ से स्टार्ट किया। 1997 में मिडवाइफरी स्कूल से कंप्लीट करने के बाद आखान हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में बेड साइड नर्सिंग से लेकर मैनेजर तक की पोस्ट तक के सफ़र को कंप्लीट किया। इस सफ़र में हमारे साथ मुश्किलात भी बहुत सारी पेश आई, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़कर आएँ और एजुकेशन के शोबे से लेकर नोवाइस नर्सिंग को ट्रेन करने से लेकर बेड साइड नर्सिंग, मैनेजर होने के बाद सारे एम्प्लॉयज़ को सेटल किया, उनके काम को उभारा और उनको ये चीज़ सिखाई कि इस पेशे में आप हमेशा
इस बात का ख्याल रखें कि उनकी जो आप केयर करते हैं वो केयर आपको और आगे लेकर जाती है, और उसका अजर शायद इस दुनिया में कोई आपको नहीं दे सकेगा, लेकिन आपको इस नर्सिंग के शोबे को और आगे उभारना है और उसमें पेश रहना है, चाहे वो एक मरीज की खिदमत करना हो या उनकी फैमिली को उसकी ट्रीटमेंट प्लान के मुताबिक बताना हो। उन सब चीज़ों में हमने आगे बढ़ कर काम किया, और इस दिन की मुनासबत से एक खास मैसेज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को नर्सिंग को रिटेन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगले 30 सालों में सेहत के शोबे में नर्सिंग की जो खिदमात हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब जैसे जैसे बीमारियां आती जाएंगी सेहत के शोबे में और ज़रूरियात बढ़ती जाएंगी, नर्स की ज़रूरत और बढ़ती जाएगी। और इसके लिए अजीज़ा साहिबा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने इतना लंबा अरसा इस फील्ड में गुजारा है, शुरू में या अभी भी हम देखें कि बहुत सारी जगहों पे नर्सिंग को इतना ज़्यादा जो कहने काबिल इज़्ज़त नहीं समझा जाता, दो कि हमारे नज़दीक ये बहुत काबिल इज़्ज़त एक पेशा है और इसमें आप लोगों की खदमात को बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा सकता, पर फैमिली प्रेशर है, पीयर प्रेशर है। नॉर्मली हम अपने इर्द गिर्द हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं कि वो रिस्पेक्ट शायद हमारे लोगों ने उसको देते नहीं है समटाइम्स, और बहुत मुश्किल होता है आप जैसे लोगों के लिए भी आपकी नर्सिंग को इस तरह से मैनेज करना। सो हाउ डू यू सी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी इम्प्रूवमेंट आई है लोगों के एटीट्यूड के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर, और एक्सेप्टेंस लेवल किस तरह से आया है? Initially we were facing a lot of issues in जो आप कहती हैं कि वैसी मयार वैसा इज्जत नहीं मिला, वाकई यही होता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जैसे आते हैं सेहत की फील्ड में किसी भी डिजीज़ के साथ, तो पहले वो डॉक्टर के बजाय नर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उस नर्स के थ्रू मेरे वाइटल साइंस हो जाएंगे, मैं क्लिनिक में जल्दी एक्सेस ले लूँगा, और उसके बाद वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आना नज़र आया है। ऑल्दो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नर्सिंग को वैसा वैल्यू नहीं देते, जिसकी वजह से नर्सिंग प्रोफेशन में रिटेंशन या नर्सिंग जो हैं वो अपने शोबे को कंटिन्यू नहीं करती और उस फील्ड को छोड़ देती हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न यही है कि जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो वैसा नहीं मिल रहा है जितना वो डिजर्व करती हैं। तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे इक़दाम किए जाते हैं, जिसमें जो भी न्यू शोबा खोला जाए उसमें सबसे पहले नर्सिंग का ख्याल रखा जाता है कि हमें नर्सिंग की नीड है उस फील्ड में। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइए कि हम इस वक्त बैनुल-अक़वामी दुनिया में ये जो शोबा है हेल्थ केयर का, इसमें बड़ी मांग है लोगों की, ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी मांग है। पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत है बट इंगेजमेंट कम है। आपने खुद भी कहा कि शायद कंपनसेशंस भी इतने अच्छे नहीं हैं, जॉब आवर्स भी बड़े चैलेंजिंग हैं, और दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट नुकता इस सवाल का है वो जो हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है नर्सेस को लेकर, वो किस हद तक बैनुल-अक़वामी मयारात जो हैं उनको मीट करता है, या उसमें आप समझती हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए, जैसे हम बैनुल-अक़वामी बात करते हैं तो इंटरनेशनली नर्स प्रैक्टिशनर्स, एडवांस प्रैक्टिशनर नर्स दूसरे एरियाज़ में मौजूद होती हैं, और उनको ये इख्तियार दिया जाता है कि वो अकेले क्लिनिक कंडक्ट कर सकती हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकती हैं। उनको पाकिस्तान उनको उनके नर्सिंग काउंसिल इस चीज़ को अलाउ करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ये प्रोविज़न अभी तक नहीं मिल सकी है, और बहुत सारी नर्सेस, मोस्ट सीनियर नर्सेस जो इस पेशे के लिए एडवांस प्रैक्टिशनर नर्स के लिए सूटेबल हैं, उनको इसके राइट्स मिलने चाहिए ताकि नर्सिंग का शोबा और आगे बढ़ सके और खिदमात अंजाम दे सके। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, जो हमारी यंग बच्चियां हैं, हर प्रोफेशन के अंदर अब एक पेनिट्रेशन हमने उनकी देखी है। नर्सेस तो बहुत डेडिकेटेड होती हैं, आई मीन ज़िंदगी उनमें नज़र आती है इंसान को जब इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो, लेकिन कोई प्रोफेशनली हमने देखा नहीं कि बच्चियों के अंदर एक शौक हो, एक अर्ज हो कि वो कहे कि आई वांट टू बी अ नर्स इन फ्यूचर, मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ। इसके लिए सरकारी सतह पर भी और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी या इदारा जाती सतह के ऊपर, जैसे आप आगा खान से वाबस्ता हैं, क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा शौक पैदा हो, लोग इस जानिब आएँ? इट्स वन ऑफ द बेस्ट करियर्स।
एज यू सेड अर्लियर कि हमारी इस फील्ड में सबसे पहले फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर करियर के हिसाब से देखें तो हमें ग्रोथ मिलती है, हम PhD तक कर सकते हैं और डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं सरकारी सतह पर देखूं तो स्कूल ऑफ नर्सिंग इतने डेवलप नहीं हैं, वहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा गया है। तो वो आपको करने की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट को इस चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि नर्सिंग फील्ड इस तरह से ग्रो हो सके कि वो आज के बाद जो 30 साल आगे आएंगे जो सेहत की ज़रूरियात होंगी उसमें अपनी खिदमत दे पाए। तो उनको रिटेन करने के लिए हमें बहुत सारा फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी और ऐसी पब्लिसिटी कि नर्सिंग किस किस फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, कौन कौन सा शोबा, नर्सिंग रिसर्च है, नर्सिंग एजुकेशन है, तो वो हेल्प करेगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अजीज साहिबा, बहुत शुक्रिया। और आप समेत सारी नर्सेज का आज दिन है और हम अपने तौर पे उनको खैराजी तहसीन पेश करते हैं। आप बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं और थैंक यू वेरी जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अजीज़ा लखानी हमारे साथ मौजूद थी। आज नर्सेज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहुत रिस्पेक्ट है हमारी नज़र में आपके लिए, आप बेहतरीन काम कर रही हैं, हमें फ़ख्र है आप पे। ऐसे ही करते रहिए और पाकिस्तान इसमें मजीद आगे बढ़े। इस नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं जी। वी होप कि हम आज भी कोशिश में कामयाब हो पाए, मुख्तलिफ शोबों के हवाले से बात करें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात नहीं होगी बिकॉज इस वीकेंड पिछले जुम्मे को भी मैंने कह दिया था, फिर मुझे हाँ वो कैमरामैन भाई ने फिर बताया कि नहीं कल तो नहीं आना। नहीं हमने कल नहीं आना, परसों भी नहीं आना, परसों भी नहीं आना। मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। टिल देन अल्लाह ने के बाद में।